प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी ट्रिक्स और इजी मेथड से करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो बनता है और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपका कोई सुझाव और कमेंट है तो जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पे मिलते रहे। ये आपका पार्ट 2 वीडियो है इस चैप्टर का। पार्ट 2 वीडियो में आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मनुष्य का मस्तिष्क। तो हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे तंत्रिका तंत्र के बारे में, है ना। तो देखे थे कि वो तंत्रिका कोशिकाओं की बनी होती है और न्यूरॉन के बारे में हम लोग समझे थे। वो क्या करती हैं कि शरीर के विभिन्न अंगों से संवेदनाओं को ग्रहण करके कहाँ पहुंचाती है, मस्तिष्क तक पहुंचाती है। तो मस्तिष्क क्या कार्य करता है? तो मस्तिष्क जो है एक अत्यंत, है ना, मस्तिष्क एक अत्यंत महत्वपूर्ण कोमल अंग है। तंत्रिका तंत्र के द्वारा शरीर की क्रियाओं के नियंत्रण और समन्वय में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मस्तिष्क की होती है। यानी कि तंत्रिका तंत्र से आने वाली जो संवेदनाएं होती है उसका नियंत्रण और समन्वय कौन करता है? मस्तिष्क ही करता है और ये सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। इसलिए हमें मस्तिष्क की सुरक्षा बहुत जरूरी होती है। ठीक है, चलिए अब देखिए जो मस्तिष्क देख रहे हैं, तो मस्तिष्क जो होता है ना, खोपड़ी की मस्तिष्क गुहा, है ना, ये किसके अंदर व्यवस्थित रहता है? मस्तिष्क गुहा के अंदर। मस्तिष्क गुहा के अंदर। मस्तिष्क गुहा को एक और नाम से हम लोग जानते हैं, क्रेनियम। ठीक है, अंदर ये व्यवस्थित रहता है। ठीक है, ये क्रेनियम के अंदर व्यवस्थित रहता है, खोपड़ी के मस्तिष्क गुहा के अंदर सुरक्षित रहता है। यह चारों ओर से एक तंतुमय ऊतक के द्वारा, है ना, तंतुमय संयोजी ऊतक के द्वारा, है ना, उसकी एक झिल्ली रहती है जिसे हम लोग कहते हैं मेनिजिज। मेनिजिज, ठीक है। ये झिल्ली से चारों तरफ से ये क्या रहता है? ये कोमल झिल्ली होती है। ये क्या करती है? तो ये बाहरी आघातों से बचाती है। मस्तिष्क को किससे बचाती है? तो बाहरी आघातों से बचाती है। अब देखिए मेनिजिज हुआ और मस्तिष्क के बीच, है ना, मस्तिष्क और मेनिजिज के बीच एक द्रव भरा रहता है, एक तरल द्रव भरा रहता है जिसे कहते हैं सेरिब्रो स्पाइनल। स्पाइनल, ठीक है, है ना, सेरिब्रो स्पाइनल द्रव भरा रहता है। ठीक है, इस द्रव का क्या काम कर रहता है? तो ये मस्तिष्क की गुहा में भी भरा रहता है। ये ध्यान रखिएगा, ये मस्तिष्क के गुहा अंदर भी भरा हुआ रहता है और किसके बीच में? तो मेनिजिस और मस्तिष्क के बीच में भी भरा रहता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है? तो ये मस्तिष्क को बाहरी आघातों से सुरक्षित रखता है ना, तथा मस्तिष्क को नम बनाए रखता है ना, इसके अंदर नमी रखता है ना, नम बनाए रखता है। ठीक, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। अगर मस्तिष्क की बात करें, मनुष्य के मस्तिष्क की बात करें, तो ये अन्य की अपेक्षा, अन्य जैसे जंतुओं की बात करें, उनकी अपेक्षा ज्यादा जटिल होता है। ठीक है, यह आयतन में, है ना, आयतन में क्या होता है? लगभग 1650 ml तथा औसत भार इसका 1.5 kg होता है। औसत भार कितना होता है? 1.5 kg होता है। ठीक, मस्तिष्क 3 भागों में बटा होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अंग्रेजी में कहेंगे फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। तो चलिए एक एक करके इसके बारे में हम लोग समझते हैं। पहले हम लोग देखते हैं अग्र मस्तिष्क के बारे में। ठीक है, यानी कि फोर ब्रेन के बारे में। तो यह 2 भागों में, है ना, किस कौन कौन से भागों में? प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम कहते हैं, दूसरा होता है डाइएनसेफलॉन में बटा होता है। ठीक है, इसके 2 भाग होते हैं, प्रमस्तिष्क, सेरिब्रम, या और दूसरा होता है डाइएनसेफलॉन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रमस्तिष्क यानी कि सेरिब्रम क्या होता है। तो यह मस्तिष्क के शीर्ष पार्श्व पश्च भागों में बटा रहता है। ठीक है, ये देख रहे हैं ना, शीर्ष पार्श्व, है ना, पार्श्व और पश्च भागों में। ये पूरा ये देख रहे हैं ना, ये जो व्हाइट वाली रचना जो देख रहे हैं, इसके ऊपर देख रहे हैं ना, व्हाइट वाली जो रचना है, ये टोटल क्या है? प्रमस्तिष्क ही है। ठीक है, यानी सेरिब्रम है। ये जो देख रहे हैं ना पूरा, ये क्या है? सेरिब्रम होता है। ठीक, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है ना, यानी कि टोटल, मतलब अगर मस्तिष्क की बात करें तो ये 2/3 भाग है। ठीक, यानी कि ये सबसे बड़ा भाग है। दिख भी रहा है चित्र में, देख रहा ना, ये व्हाइट वाला जो भाग यहाँ से यहाँ तक, ये जो यहाँ भी है और यहाँ भी है। ठीक, तो अगर बात करें तो इसके बारे में जान लेते हैं इसके पहले, है ना, ये सेरिब्रम, है ना, कैसा, इसमें कौन कौन सी रचनाएं होती है। तो जो सेरिब्रम आप देख रहे हैं, यह एक अनुदैर्घ्य खांचे द्वारा 2 भागों में बटा रहता है। ये जो देख रहे हैं ना, ये लाल वाला हिस्सा, ये जो देख रहे हैं ये वाला,
ठीक है, ये वाला हिस्सा जो देख रहे हैं ना, ये वाला हिस्सा, इसे ये दो भागों में बटा हुआ है, जिसे प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहते हैं। ये देखिए गोलार्ध है ना, हेमिस्फीयर शेप में है ना ये भी, और ये भी यहाँ और यहाँ, देख रहे हैं ना। इनको क्या किस नाम से जाना जाता है? प्रमस्तिष्क गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये जो दो गोलार्ध है, दोनों गोलार्ध किसके किससे जुड़े हुए हैं? ये रेड वाले भाग जो देख रहे हैं इससे जुड़े हुए होते हैं, जिसे क्या करते हैं, है ना, कार्पस कैलोसम। ठीक है, कार्पस कैलोसम कहते हैं, इससे ये दोनों जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, ये जो दोनों गोलार्ध दिख रहे हैं किसके? सेरिब्रम के जो दोनों गोलार्ध दिख रहे हैं, ये वाले और ये वाले, किससे जुड़े रहते हैं? तो कार्पस कैलोसम से। ठीक है, ये जुड़े हुए रहते हैं। ठीक, अब देखिए इस गोलार्ध में उभरी हुई रचनाएं होती हैं, जिसे गाइरस कहते हैं, जिसे गाइरस कहा जाता है। ठीक है, उभरी हुई रचनाएं जो देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, जिसे गाइरस कहते हैं, है ना। तो दो गाइरस देखिए, अगर मान लीजिए ये हुआ और एक ये हुआ, दो गाइरस जो देख रहे हैं, दो गाइरस के बीच ऑनोमन वाले स्थान को, है ना, ऑनोमन वाले स्थान को, जैसे जहाँ पे यहाँ देख रहे हैं ना, कहने का मतलब एक ये गायरस हो गया, और दूसरा गायरस जो होगा इसमें देखिएगा इस तरह से होगा, तो इस स्थान को, यानी कि इसके बीच वाले इस स्थान को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो सल्कस नाम से जानते हैं, इसको सल्कस कहते हैं। ठीक है, उस स्थान को क्या कहते हैं? सल्कस कहते हैं। ठीक, हाँ, इसी आप देखिए इस गायरस के कारण ही ये जो आपका सेरिब्रम है यानी प्रमस्तिष्क है, इसका क्षेत्र बढ़ जाता है, ये क्षेत्र बढ़ जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें एक और भाग होता है जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? कार्टेक्स, है ना, कार्टेक्स के नाम से जानते हैं। कार्टेक्स क्या कहलाता है कि ये सेरिब्रम के ऊपर, है ना, सेरिब्रम का बाहरी मोटा धूसर आवरण होता है, बाहरी मोटा धूसर आवरण होता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे, ठीक, बाहरी धूसर, है ना, मोटा आवरण होता है, जिसमें अलग अलग निर्देशित केंद्र रहते हैं। ठीक है, अलग अलग निर्दिष्ट केंद्र रहते हैं। वो केंद्र क्या करते हैं? तो शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय कुशलता पूर्वक करते हैं। ठीक है, शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय कुशलता पूर्वक करते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर बात करें मस्तिष्क के इस भाग की, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। यह बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। ठीक है, ये जो आपका सेरिब्रम है, ये क्या है? बुद्धि और चतुराई का केंद्र माना जाता है। मानव में किसी बात को सोचने समझने की शक्ति, स्मरण शक्ति, किसी कार्य को करने की प्रेरणा, घृणा, प्रेम, भय, है ना, हर्ष, कष्ट के अनुभव जैसी क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय सेरिब्रम द्वारा ही होता है। देख रहे हैं, इतने सारे कार्य इसी के द्वारा होते हैं। यानी कि ये क्या करता है, आपकी पता है ना, आपके शरीर में जो न्यूरॉन है, यानी कि तंत्रिकाएं, कोशिकाएं हैं, वो संवेदनाओं को ग्रहण करके मस्तिष्क तक पहुंचाती है, और इसी भाग में, मस्तिष्क के इसी भाग में ये सब क्रियाएं होती है ना। किसी चीज की सोचने समझने की शक्ति, स्मरण शक्ति, है ना, घृणा, प्रेम, भय, ये सब सारी क्रियाएं यहीं पे होती है। किसमें होती है? सेरिब्रम में। यानी कि ये बुद्धि और चतुराई का केंद्र माना जाता है। ठीक है, यह मस्तिष्क के अन्य भागों में कार्यों का भी नियंत्रण रखता है। ठीक है, जिस व्यक्ति में यह औसतन छोटा होता है, जिसमें औसतन छोटा होगा, तो आपको पता है कि जब ये बुद्धि और चतुराई का केंद्र है, तो जो औसतन यह छोटा होगा तो वो मंद बुद्धि का होगा, है ना, वो मंद बुद्धि का व्यक्ति होगा, है ना, मंद बुद्धि का होता है। ठीक है, गाइरस और, है ना, गाइरस और सल्कस कम विकसित होते हैं। इसमें क्या होते हैं? ये गाइरस और सल्कस क्या होते हैं? कम विकसित होते हैं, कम बाहर निकले होते हैं। इसके कारण इसका आकार छोटा हो जाता है, और इसलिए वो व्यक्ति कैसा हो जाता है? मंद बुद्धि का होता है। दूसरा है आपका डायेनसेफलॉन। तो चलिए अब डायेनसेफलॉन के बारे में देखते हैं। डायेनसेफलॉन की बात करें तो ये अग्र मस्तिष्क यानी कि सेरिब्रम का, है ना, यह भाग प्रमस्तिष्क द्वारा, प्रमस्तिष्क गोलार्ध द्वारा ढका हुआ होता है। ठीक है, ये जो है ये किसके द्वारा ढका होता है? प्रमस्तिष्क द्वारा ढका होता है। जैसे यहाँ ये जो भाग देख रहे हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इस चित्र में। ठीक है, अग्र मस्तिष्क का यह भाग जो होता है, यानी कि सेरिब्रम जो है ना, ये सेरिब्रम अभी देखा ना, ये सेरिब्रम, तो सेरिब्रम का ये जो अगला भाग होगा अंदर के अंदर, मतलब सेरिब्रम द्वारा वो ढका हुआ रहता है। ठीक है, ये वाले भाग को कहते हैं। ठीक है, तो डायेनसेफलॉन क्या करता है? तो डायेनसेफलॉन जो है यह कम, अधिक, ताप, है ना, का आभास कराता है। यानी कि जब कुछ चीज हम स्पर्श करते हैं तो आपको पता है ना, कम है, ये ठंडा है कि गर्म है, इसका आभास करता है ना, इससे आपको पता लगता है। तथा दर्द, रोने जैसे क्रियाओं का नियंत्रण करता है ना, शरीर में कभी दर्द हुआ या रोने वोने का कार्य का नियंत्रण यही करता है। ठीक है, यानी कि अब देखिए अगर बात करें तो इस चित्र में आपको नहीं दिखेगा, इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि ये अग्र मस्तिष्क का दूसरा भाग है, और ये क्या किससे ढका रहता है? तो प्रमस्तिष्क गोलार्ध द्वारा ढका रहता है। प्रमस्तिष्क गोलार्ध द्वारा ये क्या होता है? ढका रहता है। यहाँ पे आपको दिख रहा है इस चित्र में। ठीक है,
तो ये ऐसी क्रियाओं को नियंत्रित करता है तापमान का, है ना। जैसे अगर मान लीजिए कोई चीज आपके शरीर पे गर्म सटाएंगे तो आपको स्पर्श करते ही पता लग जाए कि वो गर्म है, ये ठंडा है ना। साथ ही साथ दर्द का, है ना, रोने का, ये सब का नियंत्रण यही करता है। कौन करता है? तो डायेनसेफलॉन करता है। तो आप पहले दोनों भागों के बारे में जान लिए, तो यानी कि आपके अग्र मस्तिष्क के दोनों भाग हम लोग देख लिए। अब चलते हैं मध्य मस्तिष्क में। चलिए अगला हमारा है मध्य मस्तिष्क यानी कि मिड ब्रेन। तो अभी हम लोग अग्र मस्तिष्क के बारे में देखे थे, ये वाला भाग हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, यानी फोर ब्रेन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अगला भाग है आपका मिड ब्रेन यानी कि मध्य मस्तिष्क। तो मध्य मस्तिष्क देखिए, ये वाला जो भाग है ना मध्य मस्तिष्क है, देखिए यहाँ पे ये वाला भाग, ये मध्य मस्तिष्क है, और ये वाला भाग क्या है? पश्च मस्तिष्क है। तो चलिए सबसे पहले मध्य मस्तिष्क को देखते हैं। तो यह मस्तिष्क स्टेम का ऊपरी भाग होता है। मस्तिष्क स्टेम जो होता है ये इसमें इसको मस्तिष्क स्टेम कहता है, अभी आगे आपको बताएंगे, ठीक है। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो मस्तिष्क स्टेम क्या है? तो ये पश्च मस्तिष्क का एक भाग है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। इसमें अनेक तंत्रिका कोशिकाएं, है ना, कई समूहों में उपस्थित रहती हैं, ठीक है। इसमें अनेक तंत्रिका कोशिकाएं कई समूह में स्थित रहती है, यानी इस फिगर में बात करें, ठीक है। तो मध्य मस्तिष्क आपका कौन सा वाला भाग होगा? यहाँ पे ये जो भाग होगा यहाँ पे ये मध्य मस्तिष्क होगा, ठीक। यहाँ पे इस भाग को, इसमें क्या होता है कि इसमें संतुलन, है ना, संतुलन एवं आंख की पेशियों को नियंत्रण करने का केंद्र है, ठीक है। आंख की पेशियों का यानी आप देखते हैं ना, आपकी आंख की पेशियों के अंदर स्पंदन क्षमता आप देखे हैं ना, मानव नेत्र जब पढ़े होंगे, तो उन सबको ये कंट्रोल करता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं पश्च मस्तिष्क। तो पश्च मस्तिष्क में बात करें तो दो भाग है, अनुमस्तिष्क है ना, यानी कि सेरिबेलम है, और दूसरा, है ना, सेरिबेलम, और अधर भाग में यानी कि ये पृष्ठ भाग में यानी पीछे की ओर अनुमस्तिष्क यानी सेरिबेलम, ठीक है। सेरिबेलम होता है यानी कि ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये वाला भाग सेरिबेलम, और आगे की तरफ जो होता है ना, अदर भाग में, वो मस्तिष्क स्टेम। अभी देखे थे ना दूसरे भाग में जो देखे थे, वहां कह रहे थे मस्तिष्क स्टेम के ऊपरी भाग, ठीक है। तो वही मस्तिष्क स्टेम कौन है? ये वाला भाग है, ये है मस्तिष्क स्टेम के मिलकर पश्च मस्तिष्क बनाता है ना। तो पश्च मस्तिष्क में दो भाग है, एक है ये जो पीछे वाला जो भाग देख रहे हैं, है ना, पृष्ठ भाग है ना, इसको अनुमस्तिष्क यानी, है ना, अनुमस्तिष्क यानी सेरिबेलम कहते हैं, और ये आगे वाला जो भाग है ये मस्तिष्क स्टेम होता है, ठीक है। एक एक करके चलिए अब दोनों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सेरिबेलम के बारे में यानी अनुमस्तिष्क के बारे में। इस फिगर में देखें तो सेरिबेलम ये आपका रहा, ठीक है, देख रहे हैं ना, दोनों एक ही जैसी रचना है। सेरिबेलम की बात करें तो सेरिबेलम क्या करता है? तो अगर हम लोग बात करें अनुमस्तिष्क मुद्रा, है ना, अनुमस्तिष्क मुद्रा, समन्वय, संतुलन, ऐच्छिक पेशियों की गति इत्यादि का नियंत्रण करता है, ठीक है। इसमें इन सब, है ना, ऐच्छिक पेशियों की गति, संतुलन आदि का नियंत्रण करता है, ठीक है। यदि मस्तिष्क से सेरिबेलम को नष्ट कर दिया जाए तो क्या होगा कि सामान्यतः ऐच्छिक गतियां असंभव हो जाती हैं, ठीक है। ऐच्छिक गति कहने का मतलब कि हाथ पैर का चलना, घूमना, इधर फिरना, है ना। जैसे अगर अगर इसको नष्ट कर दिया जाए, सेरिबेलम को नष्ट कर दिया जाए, इसको अगर नष्ट कर दिया जाए तो आप सही से चल नहीं पाइएगा, सही से बोल नहीं पाइएगा, जितनी भी आपकी ऐच्छिक गति होंगी वो सब पे कंट्रोल खो जाता है, ठीक है। जबड़े सही से हिल नहीं पाएंगे, है ना, जिसके कारण आप जीभ भी नहीं हिल पाएगा सही से, बातचीत करने में आपको कठिनाई होगी, चलने फिरने में कठिनाई होगी, है ना, चलने फिरने में, क्योंकि सारी गतियां यही ना संतुलित करता है। ऐच्छिक पेशियों की जो गति है यानी कि आपके शरीर के अंदर जो ऐच्छिक गति होती है वो सबका कंट्रोल खो देगा, और ये आप चलने फिरने में, बोलने में, है ना, किसी चीज को पकड़ने में, ये सब में कठिनाई होने लगेगी, ठीक है। तो अगर ये सेरिबेलम नष्ट करने से देखिए इतनी सारी समस्याएं हो जाएगी, यानी कि किसी के शरीर पैरालाइज हो जाता है। पैरालाइज होने में क्या होता है कि सेरिबेलम ही नष्ट होने लगता है, ये ऐच्छिक गति को कंट्रोल वहां खो देता है, जिसके कारण वो शरीर जो होता है, वो अंग जो होता है कार्य करना बंद कर देता है। समझ रहे ना इस बात को? तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। यानी कि ये जो था अग्र मस्तिष्क, तो ये तो बुद्धि और चतुराई का केंद्र था, और जितनी भी ऐच्छिक गतियां होती है उसको कंट्रोल कौन करता है? तो ये आपका सेरिबेलम ही करता है। दो भाग, ये जो है अग्र मस्तिष्क का जो तो आपका सेरिब्रम था, और ये सेरिबेलम, दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है ना। तो हम लोग दूसरी बात करते हैं मस्तिष्क स्टेम के, है ना, ब्रेन स्टेम के बारे में। तो इसके अंतर्गत भी दो भाग आते हैं, ठीक है। पहला जो होता है जिसको पॉन्स कहा जाता है, पॉन्स बैरोलाई, ठीक है, और दूसरा जो होता है मेडुला अल्ब्रागेटा, ठीक है, अल्ब्रा अब सॉरी ऑब्लागेटा, ठीक है,
मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक। और पहला जो था पोंस वेरेलाई है ना। तो सबसे पहले देखते हैं पोंस वेरेलाई। पोंस वेरेलाई देखिए आपको यहाँ पे ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग जो है पोंस वेरेलाई होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये वाला भाग, ठीक। इस भाग के बारे में बात करें तो ये तंत्रिका तंतुओं से निर्मित पोंस मेडुला के अग्रभाग में स्थित रहता है, ठीक है। यह श्वसन को नियंत्रित करता है, इसी के कारण श्वसन नियंत्रित होता है। तो देखिए इस भाग की बात करें, पोंस वेरेलाई की बात करें तो इस पे ये हमेशा होते रहता है, ठीक है। अगर आप देखें तो आपके शरीर में श्वसन की क्रिया आप कंट्रोल नहीं करते हैं, ये मस्तिष्क खुद ही कंट्रोल करता है, आपको इसमें कुछ नहीं करना होता है, ठीक है। तो ये हमेशा शरीर में ये श्वसन गैसों का नियंत्रण इसी के द्वारा होता है और ये हमेशा होते रहता है। इसमें ये नहीं है कि आपके सोचने के ऊपर ये निर्भर करता है। देखते हैं ना, श्वसन की क्रिया हमारे शरीर में हमेशा होते रहती है, आपके सोचने ना सोचने पे ये निर्भर नहीं करता, ये खुद ही कार्य करते हैं, ठीक है। उसी तरह दूसरा है आपका मेडुला, है ना, ऑब्लांगेटा। यह बेलनाकार रचना है, ठीक है। ये बेलनाकार की रचना होती है, ये वाला जो लंबा देख रहे हैं ना, ये वाला भाग, ठीक। देखिए बेलनाकार रचना है जो पीछे की ओर स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरे रज्जु के रूप में पाया जाता है, ठीक है। ये स्पाइनल कॉर्ड में है ना, ये जो देख रहे हैं मेडुला ऑब्लांगेटा, है ना, ये वाला भाग जो है, ठीक है। ये आगे स्पाइनल कॉर्ड में आपके रीढ़ की हड्डी से आगे चल के जुड़ते हैं, ठीक। स्पाइनल कॉर्ड मस्तिष्क के पीछे, है ना, सिरे से शुरू होकर रीढ़ की हड्डियों में, है ना, न्यूरल कैनाल, ठीक है, यूरेनल सॉरी न्यूरल कैनाल के अंदर से होते हुए नीचे की ओर रीढ़ की अंत तक फैला रहता है। ये रीढ़ की अंत तक नीचे तक फैला रहता है, ठीक है। ये आगे तक शरीर में रीढ़ की हड्डी तक उधर अंदर तक फैला होता है, ठीक है। इसी में अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र स्थित है, ठीक है। इसमें क्या होता है, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र स्थित है। इसमें क्या होता है, तो मेडुला द्वारा, ठीक है, मेडुला द्वारा क्या होता है कि आवेगों का चालन मस्तिष्क और मेरुरज्जु के बीच होता है, ठीक है। मस्तिष्क और मेरुरज्जु के बीच इसी के द्वारा होता है। मेडुला में अनेक तंत्रिका केंद्र होते हैं, इसमें बहुत सारे तंत्रिका केंद्र होते हैं जो हृदय स्पंदन यानी कि हृदय की धड़कन, रक्तचाप, श्वसन गति की दर का नियंत्रण मनुष्य में इसी भाग द्वारा, है ना, प्रत्यवर्ती क्रियाएं जैसे खांसना, छींकना, उल्टी करना, है ना, पाचन रसों का स्त्राव इत्यादि का नियंत्रण होता है, ठीक है। तो ये जितनी ये दोनों मध्य, अगर बात करें मस्तिष्क सिस्टम की, तो इसमें जो भी कार्य होते हैं आप पे उसका कंट्रोल नहीं रहता है। ये शरीर, ये मस्तिष्क जो होता है, ये शरीर का ये जो भाग मस्तिष्क है, यानी कि मस्तिष्क सिस्टम जो है, ये अपने आप ही इसका संचालन करता है। इसमें आपको कोई भी कार्य खुद से नहीं करना होता है। जैसे हृदय की धड़कन की गति आप खुद से उसको नहीं कर सकते हैं, रक्तचाप वगैरह जो है, श्वसन की गति की दर जो है, ये सारी क्रियाएं ये खुद ही कंट्रोल करता है, ठीक है। ये आपको इसमें कुछ नहीं करना होता है, ठीक। इस पे आपका नियंत्रण नहीं रहता है। तो ये दोनों भाग का जो नियंत्रण होता है ये मस्तिष्क खुद ही करता है, ठीक है। पहला भाग था आपका पोंस वेरेलाई जो श्वसन का नियंत्रण करता है, दूसरा है मेडुला ऑब्लांगेटा यानी कहने का मतलब हृदय का धड़कन, हृदय स्पंदन, है ना, रक्तचाप, श्वसन की गति, है ना, खांसना, छींकना, उल्टी करना, पाचन रसों का स्त्राव, है ना, ये सब सारी क्रियाएं ये आपका कंट्रोल तो कुछ नहीं ना रहता है। तो ये जो है ये खुद से ही करता है। लेकिन बाकी सब ऐच्छिक क्रियाएं जो थी, जो आपका अग्र मस्तिष्क जो था, अग्र मस्तिष्क में जैसे सोचने समझने की, घृणा की, प्रेम की, इस पे आपका कंट्रोल रहता है, ठीक है। लेकिन इस भाग में आपका कंट्रोल नहीं होता है। तो यहाँ से हम लोग मस्तिष्क के सभी अंगों, मस्तिष्क के अलग अलग भागों के बारे में हम लोग समझ लिए, जान लिए। अब देखते हैं मस्तिष्क के कार्य के बारे में किस तरह से पूरा करता है। तो यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं कि मस्तिष्क जो है तंत्रिका तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, ठीक है। तंत्रिका तंत्र में आपका तंत्रिका आ जाएगा, मेरुरज्जु आएगा, स्पाइनल कॉर्ड है ना, तो मस्तिष्क भी इसी का ना भाग है, एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है तंत्रिका तंत्र का, यानी कि ये भी संवेदनाओं को ग्रहण करके उसकी अनुक्रिया व्यक्त करता है। इसके द्वारा अनेक जैव कार्यों का समन्वय और नियंत्रण होता है। देखे थे ना अभी कि सारी क्रियाएं जो हमारे शरीर के अंदर होती है मस्तिष्क के द्वारा ही होता है, ठीक है। मस्तिष्क में प्रमुख कार्य होते हैं, है ना, वो कौन कौन से हैं वो निम्नलिखित है, देखते हैं। पहला है आवेग ग्रहण यानी कि टू रिसीव इम्पल्स, है ना, कहने का मतलब कि आवेग ग्रहण करता है। मस्तिष्क सभी संवेदी अंगों से आवेग को ग्रहण करता है। मस्तिष्क में ही ग्रहण किए गए आवेग का विश्लेषण भी होता है, ठीक है। आवेग को ग्रहण करने का मतलब है कि जितनी भी शरीर में जो क्रियाएं होती है, जैसे कोई चीज आपके
हाथ पे स्पर्श हुआ तो उसका गर्म होना, ठंडा होना, ये जो भी आप पढ़ते हैं किसी चीज को, अभी हम आपको ये पढ़ के सुना, आपको पढ़ के इसके बारे में जो ज्ञान दे रहे हैं, ये सारा क्रियाएं मस्तिष्क ही करता है, ठीक है। तो उसके आवेग को ये ग्रहण करता है। जैसे आप ये पढ़ रहे हैं तो इस चीज को क्या पढ़ रहे हैं, इस आवेग को ग्रहण किया आपके नेत्र द्वारा। आपका नेत्र क्या है, नेत्र के द्वारा संवेदी अंग है ना आपका, तो वो संवेदना को वहां से ग्रहण करके आपको क्या करना है, तो न्यूरॉन जो है यानी कि तंत्रिका कोशिका जो है वो उसको कहां तक पहुंचा रहे हैं, मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। दूसरा है ग्रहण किए आवेग का अनुक्रिया। तो उसकी अनुक्रिया किस तरह से व्यक्त की जाती है, जैसे हम लोग कुछ पढ़ते हैं उसको समझते हैं तो उसकी अनुक्रिया जो हम लोग व्यक्त करते हैं, या फिर कोई गर्म चीज हुआ, ठंडा चीज हुआ, उसकी अनुक्रिया जो व्यक्त करते हैं उसका हम लोग किस तरह से करते हैं। तो विभिन्न संवेदी अंगों से जो आवेग मस्तिष्क में पहुंचता है, ठीक है। विभिन्न संवेदी अंगों से क्या होता है कि आवेग कहाँ पहुंचता है, मस्तिष्क में पहुंचता है। विश्लेषण के बाद उसके बारे मतलब उसका विश्लेषण कर लेगा ब्रेन, उसके बाद क्या करता है कि उसकी अनुक्रिया के लिए उचित निर्देश निर्गत करता है। जैसे अगर हाथ पे कुछ टच हुआ, गर्म है, तो उसका संवेद आवेग से ग्रहण कर लिया और ग्रहण करके उसका विश्लेषण किया, और विश्लेषण करने के बाद आपके शरीर को उचित उचित अगर बात करें तो उचित उसको निर्देश देगा, निर्देश के कारण देगा, इस तरह से निर्देश देगा तो आप क्या करते हैं, अपने हाथ को खींच लेंगे। गर्म होगा तो वहां क्या होता है कि उससे आप हाथ खींच लेते हैं, यानी कि इतना जल्दी ये कार्य हो जाता है आपके शरीर में। मस्तिष्क द्वारा ये निर्गत निर्देश है ना, आदेश या निर्देश जो भी है, फिर प्रत्येक न्यूरॉन द्वारा अपवाही अंगों है ना, जैसे पेशियों, ग्रंथियों में पहुंचता है, ठीक है। अब अपवाही अंग इसी निर्देश के अनुसार कार्य करते हैं। अपवाही अंग समझ रहे ना, जिससे आवेग ग्रहण करके आपके उस भाग तक आता है और आप उस हाथ को खींच लेते हैं। इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे, ठीक है। आगे हम लोग अभी इसके बारे में जानेंगे। तो आप देखते हैं ना, इसकी अनुक्रिया व्यक्त करने के लिए अपने हाथ को पीछे की तरफ खींचेंगे जब आपको गर्म महसूस होता है। तो तीसरी बात करें तो विभिन्न आवेगों का यह क्या करता है, सहसंबंधन करता है। यानी कहने का मतलब है कि मस्तिष्क को विभिन्न है ना, भिन्न भिन्न यानी विभिन्न कह सकते हैं संवेदी अंगों से एक साथ कई तरह के आवेग या संकेत प्राप्त होते हैं ना, कई तरह के आवेग या संकेत प्राप्त होते हैं। मस्तिष्क इन आवेगों को सहसंबंधित करके यानी कि एक साथ जोड़कर विभिन्न शारीरिक कार्यों का कुशलता पूर्वक समन्वय करता है। तो देखिए इतना सारा काम जो है आपका मस्तिष्क करता है, यानी कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है हमारे शरीर का, ठीक है। यानी कि इसको सुरक्षित रखना ही बहुत उचित होता है, ठीक है। तो चौथी बात करें तो सूचनाओं का भंडारण। तो इस आपके शरीर के अगर मस्तिष्क की बात करें तो आप कोई भी चीज पढ़ते हैं या कोई चीज लिखते हैं या कोई चीज देखते हैं या किसी चीज के स्मरण रख है ना, याद करने की जो क्षमता होती है, ये सब सूचना के रूप में भंडारण कहाँ होता है, मस्तिष्क के अंदर ही होता है। तो मानव मस्तिष्क यह सबसे महत्वपूर्ण कार्य है ना, मानव मस्तिष्क का ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, तो मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं चेतना या ज्ञान के रूप में संचित रहती है ना। तो इसलिए मानव मस्तिष्क को चेतना या ज्ञान का भंडार भी कहा जाता है। आपको अभी ये जो पढ़ा है इस चीज को आप याद रखिएगा, अपने ब्रेन में रखिएगा। तो ये क्या हुआ, एक तरह की सूचना हुई और इस सूचना को आपके ब्रेन में ये बहुत दिनों तक संचित रहा। यानी कि ये क्या करता है, उसके सूचना को इकट्ठा करके लंबे समय तक रखने का कार्य भी करता है, ठीक है। तो यहां से आपको मस्तिष्क के बारे में समझ में आ गया, ये किस तरह से कार्य करता है, इसमें कौन कौन से अंग होते हैं और वो कौन कौन सी हम लोग किस तरह से आवेग को ग्रहण करके इसकी प्रतिक्रिया को व्यक्त करते हैं। ऐसे ये हमें पता चल गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसमें। तो अभी आपको मस्तिष्क के बारे में तो पूरा ज्ञान हो गया, लेकिन अगर हम बात करें, हम लोग देखे थे न्यूरॉन के बारे में। न्यूरॉन क्या कार्य करता है, तो संवेदनाओं को ग्रहण करके ब्रेन तक पहुंचाता है और ब्रेन उसकी प्रतिक्रिया के लिए उचित निर्देश निर्गत करता है। और वो निर्देश कहाँ से आता है और कैसे जाता है, इसके बारे में हम लोग अब बात करेंगे। तो आप देखिए, जो न्यूरॉन है संवेदना को ग्रहण किया और ग्रहण करके कहाँ भेजा, आपके ब्रेन के पास, और उसकी प्रतिक्रिया व्यक्त करके उसके लिए उचित निर्देश निर्गत करता है ब्रेन। और वो किस मार्ग से होकर जाती है उसी के बारे में हम लोग को अब जानना है, ठीक है। तो वो किसी मार्ग से होकर जाती होगी ना, न्यूरॉन से जो भी आवेग का संचरण होता है किसी न किसी रास्ते से होता होगा। अब उसी रास्ते के बारे में और उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स है जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहले हम लोग बात करेंगे सबसे पहले प्रतिवर्ती चाप, है ना, प्रतिवर्ती चाप के बारे में, यानी रिफ्लेक्स आर्क के बारे में, ठीक है। तो न्यूरॉन में आवेग का संचरण
एक निश्चित पथ में होता है, इस पथ को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। ठीक है, तो प्रतिवर्ती चाप क्या है, तो वही पथ है जिसके द्वारा क्या करता है, तो न्यूरॉन्स में आवेग का संचरण होता है, उस पथ को क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। तो इस चाप में अगर बात करें, कुछ घटक है जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहला है ग्राही अंग यानी कि रिसेप्टर्स। ग्राही अंग ये कहाँ है, तो त्वचा में अवस्थित रहता है, ये देख रहे हैं ना, त्वचा में अवस्थित रहता है। और कहाँ रहता है, पेशियों में रहता है। ठीक है, तो ये ग्राही अंग क्या है, एक तरह का रिसेप्टर्स है। रिसेप्टर मतलब समझते हैं, रिसीव करने का कार्य करता है। तो ये त्वचा, पेशियों तथा अन्य अंगों में मौजूद रहता है। स्किन में भी रहता है, आपके पेशियों में भी रहता है। ठीक है, अन्य अंगों में भी मौजूद होता है। ग्राही अंग विभिन्न प्रकार के उद्दीपनों को ग्रहण करता है। जैसे विभिन्न प्रकार के उद्दीपन कहने का अर्थ हुआ कि जैसे आपके शरीर के ऊपर ये आपके त्वचा में व्यवस्थित है ना, रिसेप्टर्स त्वचा में है ना ग्राही अंग। ये क्या करेगा कि जैसे आप कोई ठंडा चीज आपके हाथ पे स्पर्श कराए तो ये उसको रिसीव करेगा। ठीक है, उस चीज को रिसीव करेगा, उद्दीपनों को ग्रहण करेगा और ग्रहण करेगा। उसके बाद क्या होता है, तो उसको भेजता है ना ब्रेन के पास। तो कैसे भेजता है उसके बारे में आगे देखते हैं। तो हम लोग बात करते हैं संवेदना मार्ग की, है ना। संवेदना नाम मार्ग क्या होता है, यानी कि सेंसरी पाथ। ठीक है, ग्राही अंगों द्वारा उद्दीपनों के ग्रहण के लिए जाने के पश्चात एक इस उद्दीपनों का संचरण संवेदी न्यूरॉन में होता है। ये कहाँ होता है, तो ग्राही अंग जो होंगे इस संवेदना को ग्रहण करके कहाँ ले जाएंगे, तो एक मार्ग में ले जाते हैं, न्यूरॉन्स में ले जाते हैं ना। और न्यूरॉन्स क्या करते हैं, एक मार्ग का निर्माण करते हैं। देख रहे हैं ना, ये न्यूरॉन्स मिलके एक मार्ग का निर्माण करते हैं जिसे संवेदना मार्ग कहते हैं। ठीक है, ये मार्ग है, ये रास्ता है जिसके कारण क्या होता है, ये संवेदनाएं आगे बढ़ती हैं। ठीक है, ये संवेदी न्यूरॉन है ना, ये संवेदी न्यूरॉन संवेदना मार्ग का निर्माण करते हैं। जो संवेदी न्यूरॉन है, जो संवेदना को ग्रहण किए हैं, ये क्या करते हैं, संवेदना मार्ग का निर्माण करते हैं। यानी कि इसमें बहुत सारे न्यूरॉन्स जुड़ के एक संवेदना मार्ग का निर्माण करते हैं, जिनसे क्या होती है, ये जो रिसेप्टर से जो संवेदना ग्रहण हुई है उसको आगे भेजने का काम करते हैं। ठीक है, समझ गया ना इस बात को। ठीक, अगला है आपका तंत्रिका केंद्र यानी कि नर्व सेंटर। तो मस्तिष्क जो है ना, मस्तिष्क की बात करें तो मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड है ना, तंत्रिका केंद्र का काम करता है। यानी कि स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, रीढ़ की हड्डी जो होती है, स्पाइनल कॉर्ड होता है, और मस्तिष्क दोनों मिलके तंत्रिका केंद्र का निर्माण करता है। ये संवेदना मार्ग से आए, ये संवेदना मार्ग से जो आते हैं उन संवेदनाओं को ग्रहण करता है और उसके लिए उचित आदेश देने का कार्य करता है। ठीक है, चलिए अगला हम बात करते हैं प्रेरक मार्ग, है ना, यानी कि मोटर पाथ। है ना, मोटर पाथ क्या होता है, तो जो हम लोग तंत्रिका केंद्र द्वारा, है ना, तंत्रिका केंद्र द्वारा आदेशों का संचरण न्यूरॉन द्वारा होता है। ठीक है, तंत्रिका केंद्र द्वारा यानी कि आपके मस्तिष्क द्वारा। तंत्रिका केंद्र कहने का मतलब क्या, मस्तिष्क द्वारा उसका जो मस्तिष्क आदेश दिया है, आदेश निर्गत किया है, उसका संचरण जो होता है संचरण न्यूरॉनों के द्वारा होता है। ठीक है, प्रेरक न्यूरॉनों को, जो प्रेरक न्यूरॉन होते हैं वे प्रेरक मार्ग का निर्माण करते हैं। यानी कि जो संचरण, अगर बात करें तो संवेदना जो हम लोग ग्रहण कर रहे थे वो संवेदना ग्रहण करते हैं, तो संवेदी न्यूरॉन संवेदना मार्ग का निर्माण करते हैं जिससे संवेदनाएं आपके ब्रेन तक पहुंचती है। और ब्रेन से जो हम लोग निर्देश निर्गत करते हैं वो प्रेरक मार्ग से होकर जाता है। यानी कि प्रेरक न्यूरॉन प्रेरक मार्ग का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो प्रेरक मार्ग की बात करें तो जहां से उसकी प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए, आपके ब्रेन से जो प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए जो आ रही है, ये देखिए प्रेरक मार्ग, समझ रहे ना। तो जो प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए जो आती है आपके शरीर के विभिन्न अंगों के पास, वो प्रेरक मार्ग कहलाता है। उस रास्ते को क्या कहते हैं, प्रेरक मार्ग। यानी कि रिसेप्टर से ये हो गया जहां से संवेदनाएं हम लोग ग्रहण करके कहा भेजते हैं, संवेदी मार्ग में भेजते हैं। और ये संवेदी मार्ग क्या करता है, उन संवेदनाओं को ब्रेन तक पहुंचाने का क्या करता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर तंत्रिका केंद्र होता है, और तंत्रिका केंद्र से जो निर्देश निर्गत होता है वो प्रेरक मार्ग से होकर आगे बढ़ता है। ठीक है, अगला है आपका अभिवाही अंग। अभिवाही अंग यानी इफेक्टर्स। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि प्रेरक मार्ग से जो संवेदना है वो कहां पहुंचेगी, अभिवाही अंग में पहुंचेगी। प्रेरक मार्ग से होते हुए आदेश अभिवाही अंग में पहुंचते हैं। वो आदेश क्या है ना, किसमें पहुंचा, अभिवाही अंग में पहुंचता है वो आदेश। और उसके बाद क्या होता है कि जहां पर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से, है ना, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से प्राप्त आदेश के अनुसार उचित अनुक्रिया होती है। इसके अनुसार क्या होती है, उचित अनुक्रिया व्यक्त की जाती है। पेशियों की अभिवाही अंग में होती है ना, ये पेशियां कहाँ होती, पेशियां अभिवाही अंग में होती है। ठीक है, ये देख रहे हैं ना, अभिवाही अंग, पेशियां
है ना, अभिवाही अंग में होती है। ये जो अभिवाही अंग जो है ये कहाँ होता है, हमारे पेशियों में होता है। ठीक, ये हमारी पेशियों में होता है। यह तंत्रिका केंद्र से प्राप्त आदेश के अनुसार कार्य करता है। ये क्या करता है, तंत्रिका तंत्र से जो प्राप्त आदेश है, यानी कि जो आदेश प्रेरक मार्ग से होते हुए यहाँ पहुंचता है अभिवाही अंग में, उसके अनुसार ये क्या करता है, कार्य करता है, उसकी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। यानी कि आपको यहाँ से क्रिया पता चल गया कि किस तरह से कार्य करता है। पहला होता है कि रिसेप्टर, है ना, जो संवेदनाओं को ग्रहण करता है और संवेदी मार्ग से होते हुए ब्रेन तक पहुंचाता है। फिर वो तंत्रिका तंत्र, है ना, तंत्रिका केंद्र जो है, यानी कि जो मस्तिष्क है उसको तंत्रिका केंद्र कहते हैं। अब उससे उसकी अनुक्रिया व्यक्त होती है, उचित निर्देश देता है, और वो फिर प्रेरक मार्ग से होते हुए कहाँ पहुंचता है, अभिवाही अंग में। और अभिवाही अंग क्या करता है, तो उसके लिए उचित निर्देश निर्गत करता है, उसके अनुसार उस पर कार्य किया जाता है। ठीक है, वहीं पे ये कार्य संपन्न होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया। तो मस्तिष्क के कार्य के बारे में देख लिए, किस तरह से होता है कार्य। तो इस चैप्टर को यहीं पे, इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आगे इसके बारे में अगले पार्ट में देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कर दे। और वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है, और प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।